हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द रेलवे बॉय पे। मैं बाल सर आज आप लोगों के लिए क्लास हिस्ट्री का लेक्चर 3 लाए हैं, जिसमें से ईंट और मणि की अस्थियाँ पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाए थे, इसकी खोजकर्ता पढ़ाए थे। इतिहास के खोजकर्ता कौन थे? हेरोडोटस। उसके बाद फिर इतिहास के बारे में पढ़ाए थे। इतिहास के कितने भाग थे? 3 भाग देखे थे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, उसमें हम किसे पढ़े थे? पाषाण काल। पाषाण काल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। इस तरह से हम सारे भागों को एक एक करके देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल को। इतिहास के अगले भाग को पढ़ेंगे, किसको? आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। इतिहास के अगले भाग को पढ़ेंगे, इतिहास के अगले भाग को पढ़ेंगे हम लोग। अगले भाग को पढ़ेंगे, पहला था प्रागैतिहासिक काल था, ठीक है ना। अब दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग देखेंगे। आदि ऐतिहासिक काल क्या था, इसको भी हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि वैसा काल जिसमें मानव वैसा काल जिसमें इतिहास का वैसा काल जिसमें मानव का लिखित साक्ष्य तो था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। उस काल को हम लोग, इतिहास के उस काल को हम लोग क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। थोड़ा सा हम बीच बीच में आपके कैमरा को देख लेंगे बैक करके, क्योंकि कैमरा आपका जो है बीच बीच में बंद हो जा रहा है। आज बहुत कैमरा हेल्प नहीं कर पा रही है। ठीक है, भी कैमरा चल रही है। तो इतिहास के उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें मानव की जानकारी के जो थी का लिखित साक्ष्य तो था, लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो इसमें हम लोगों को पढ़ना था, तो तब जब इसमें पढ़ना हम लोगों को सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता को पढ़ना है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं उसे पढ़ना है। तो इससे पहले कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी कैसे प्राप्त हुई हमें? आखिर कुछ लिखा हुआ था, उसके बारे में जानकारी हम पढ़ ही नहीं पाए। तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? सिंधु सभ्यता कैसे, इसकी ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या जानकारी मिली, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, आज देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आदि ऐतिहासिक काल जो हम लोग पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें थी उससे क्या हुआ कि लिखा हुआ था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। बात सही है। तो फिर इसके बारे में जानकारी मिली किससे? इसके बारे में आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इससे हमें जानकारी पुरातात्विक से मिलती है। पुरातात्विक वस्तु से मिलती है। तो ये पुरातात्विक वस्तु से मिलती है। और ये पुरातात्विक वस्तु किसने, कहाँ से आया? तो ये पुरातात्विक वस्तु पुरातात्विक विद से आया। ये पुरातात्विक वस्तु किन से प्राप्त होती है? तो पुरातात्विक विद से प्राप्त होती है। पुरातात्विक विद से प्राप्त होती है। ये 2 बातें हम लोग आज देखने का कोशिश करेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग देख चुके थे। अब आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पुरातात्विक वस्तु से। पुरातात्विक वस्तु का खोज किसने किया? पुरातात्विक विदों ने किया। तो पुरातात्विक विदों ने किया था। पुरातात्विक विद जब देख लेंगे तब हम लोग शुरू करेंगे किसको? सिंधु सभ्यता को कोशिश करेंगे पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का शुरुआत होगा कहाँ से? पुरातात्विक विद से। पुरातात्विक विद से। क्या आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है? क्या कैमरा भी चल रहा है और दिखाई भी दे रहा है? हम थोड़ा सा इस टॉपिक को हम इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, तब हम लोग देखेंगे क्या? पुरातात्विक विद। तो हम लोग देखेंगे पहला पुरातात्विक वस्तु क्या है। पुरातात्विक वस्तु क्या है? तो पुरातात्विक वस्तु देखेंगे, ठीक है ना। पुरातात्विक वस्तु देखेंगे। तो पुरातात्विक वस्तु होता क्या है? पुरातात्विक वस्तु होता क्या है, इसको देखते हैं। तो वैसा वस्तु पुरातात्विक वस्तु कहलाता है। सुनिए गौर से, वैसा वस्तु पुरातात्विक वस्तु कहलाता है जो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? आ जाएगा। देखिए, हम क्या बोले कि पुरातात्विक वस्तु क्या है? वैसा वस्तु
प्राकृतिक वस्तु वैसा वस्तु प्राकृतिक वस्तु कहलाता है जिसमें जो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, उसे हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे क्या बोले हम कि प्राकृतिक वस्तु क्या है, वैसा वस्तु है ये जो पृथ्वी के गर्भ से किससे, खुदाई के दरमियान, खुदाई से पृथ्वी को खोदने के दरमियान, खुदाई जब पृथ्वी को खोदा जाता है, ये पृथ्वी है इसे खुदाई किया तो कुछ वस्तु प्राप्त हुआ, खुदाई किया तो कुछ वस्तु प्राप्त हुआ। ये वस्तु जो था कुछ वस्तु प्राप्त हुआ, मान लेते हैं इस प्रकार की कुछ वस्तु प्राप्त हो गया, इस प्रकार की कुछ वस्तु प्राप्त हो गया। तो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान जो वस्तु प्राप्त होता है तो ये क्या करता है, ये प्राचीन सभ्यता के बारे में, प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। इसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। क्या बोले फिर से, पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो वस्तु जानकारी प्रदान करती है, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो वस्तु जानकारी प्रदान करती है उसे हम लोग पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। क्या सच में समझ में आ गई क्या कि पृथ्वी के गर्भ से देखिए जिस प्रकार हम ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे सेम उसी प्रकार, ये नहीं कि हम जल्दी एक बार पढ़ा के निकल गए, आपको बोल दिए दोबारा आप वीडियो देख लीजिए, नहीं। वीडियो मेरा 5 लेक्चर में आएगा, 6 लेक्चर में आएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, लेकिन क्लास में ही सब कुछ याद होगा, ठीक है। मेरा ये दावा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। वहाँ भी बच्चे जब पढ़ा करते थे हमसे तो सबको मेरे क्लास में ही सबको याद होती थी, और यहाँ भी हम यही कोशिश करेंगे, चाहे हम कैमरे में पढ़ाएं या ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, कोई डिफरेंट नहीं करेंगे, सेम अच्छे एक ही तरीक़ा से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वही तरीका वही रहेगा मैं पढ़ाने का, और कोशिश करेंगे उससे भी बेहतरीन पढ़ावें। पुरातात्विक वस्तु क्या हुआ, वैसा वस्तु जो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसे हम पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। चलिए तो हम आप लोग क्या लिख लीजिएगा क्या, हाँ आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन मैं भी लिख देता हूँ। जो बच्चा लगता है कि हम इसे लिख लेंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिख पाएंगे तो लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बस लिख पाइएगा अपने से लिख लीजिए, जो नहीं लिख पाइएगा लिखिए यहाँ पे। पुरातात्विक वस्तु क्या है, वैसा वस्तु जो पृथ्वी के गर्भ से क्या बोले, प्राकृतिक वस्तु क्या, वैसा वस्तु जो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान तो वैसा वस्तु जो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है उसे पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। क्या बोले, वैसा वस्तु जो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उसे हम पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। तो देखिए अब पुरातात्विक वस्तु क्या बोले, वैसा वस्तु जो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान प्राप्त होती है। अब ये खुदाई करता कौन होगा, तो जो व्यक्ति खुदाई करता है उसे पुरातात्विक विद बोलते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कि हम इंजीनियरिंग का काम करते हैं, इसीलिए हमें इंजीनियर कहा जाता है। उसी प्रकार अगर हम पढ़ाने का काम करते हैं तो मुझे शिक्षक कहा जाता है। अभी हम रेलवे में का काम करते हैं तो रेलवे का स्टाफ कहा जाता है मुझे। उसमें फ्लैग दिखाते हैं तो हमें पॉइंट्समैन कहा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार तो पुरातात्विक वस्तु क्या है, पुरातात्विक वस्तु को जो खुदाई करता है उसे हम पुरातात्विक विद कहते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? पुरातात्विक विद क्या है? पुरातात्विक विद क्या है कि पुरातात्विक वस्तुओं को जिस व्यक्ति के द्वारा खुदाई के दरमियान प्राप्त किया जाता है उसे हम पुरातात्विक विद कहते हैं। समझ में आ गई क्या पुरातात्विक विद क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पुरातात्विक विद। पुरातात्विक
पुरातात्विकविद, पुरातात्विकविद, तो पुरातात्विकविद क्या है? तो पुरातात्विक वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को हाँ खुदाई के दरमियान, पुरातात्विक वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को पृथ्वी के गर्भ से जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसे हम पुरातात्विकविद कहते हैं। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? पुरातात्विक वस्तुओं को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग? पुरातात्विक वस्तुओं को क्या बोलेंगे? पुरातात्विक, पुरातात्विक वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को जिस व्यक्ति के द्वारा, पुरातात्विक वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, चीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्या आपको ये दिख रहा है क्या? जानकारी पुरातात्विक वस्तुओं को प्राचीन सभ्यताओं दिख रहा है। तो पुरातात्विक वस्तुओं को प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा खुदाई किया जाता है, खुदाई किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पुरातात्विकविद कहते हैं। देखिए कोई राइटिंग पे नहीं जाइएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का, और जो आप समझ जाइएगा तो आपको समझने में चीज़ें आसानी हो जाएगी। पुरातात्विक हम दो बात बताए, आदि ऐतिहासिक काल को लिखित प्रमाण तो था लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। अब इसे जब नहीं पढ़ा जा सका तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कैसे होगी? तो पुरातात्विक, तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो पुरातात्विक वस्तुओं का सहारा लिया गया। समझिएगा पुरातात्विक वस्तु क्या था? तो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान जो वस्तु प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहें? पुरातात्विक वस्तु कहे। वो पुरातात्विक वस्तु हमें क्या जानकारी प्राप्त करती? वो पुरातात्विक वस्तु हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब ये खुदाई के दरमियान ये पुरातात्विक वस्तुओं को जिस व्यक्ति के द्वारा, पुरातात्विक वस्तुओं को जिस व्यक्ति के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकाला गया उसे हम पुरातात्विकविद कहते हैं। और इन्होंने क्यों निकाला? तो प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी के लिए नहीं वस्तुओं को खुदाई किया। तो पुरातात्विकविद इसी व्यक्ति को पुरातात्विकविद कहते हैं। इसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम टीचर कहलाए, पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। उसी प्रकार पुरातात्विक वस्तुओं को धरती से निकालने वाले को, खुदाई करने वाले को पुरातात्विकविद कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो पुरातात्विकविद निकला तो ये कैसे पता चला कि ये वस्तु जो धरती के अंदर से पुरातात्विक वस्तु निकला, मान लेते हैं हम खुदाई किए, ये वस्तु धरती के अंदर से निकला, तो इस वस्तु को जांच कैसे पता करेंगे? ये वस्तु कब का है, कितना दिन पहले का है, किस सभ्यता का है, कौन सी प्राचीन सभ्यता का है? इसके बारे में जानने के लिए हमें एक पढ़ना पड़ेगा, कार्बन रेडियो डेटिंग विधि। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के लिए क्या होगा? कार्बन रेडियो डेटिंग मेथड क्या है? कार्बन, तो आप लोग एक काम करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इधर देखते हैं, इसके नीचे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या हुआ, कार्बन रेडियो डेटिंग विधि क्या है इसको देखते हैं। कार्बन रेडियो, सीधा सा लिखते हैं इसको सीधा पे जाते हैं, कार्बन C14 विधि। ठीक ना? तो ये क्या होता है देखिएगा, अब समझिएगा कार्बन C14 विधि क्या है, इसको समझिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है एक वैसा मतलब विधि है, मतलब एक तरह समझिए आप, मशीन है जो कि प्राचीन
पुरातात्विक वस्तु जो धरती के गर्भ से निकलता है, तो उसे जांच करके पता लगाता है कि ये वस्तु कितना उम्र का है, कितना समय का है। ये कैसे पता चलता है, इसको समझिए आप। तो कार्बन C14 विधि क्या है, इसमें कार्बन का 2 अप्रूप, एक कार्बन C14, कार्बन C12। समझिए, अगर हम एक बादल सर हैं, हम क्या हैं, चलिए एक मंगरू मान लेते हैं कि एक मंगरू है। कोई बादल सर को क्यों बार बार मारेंगे, जिंदा करेंगे, अभी जिंदा है तो इन्हें जिंदा ही रहने दीजिए, ठीक है, क्यों मारिएगा। ये मंगरू है, इसे मारना है ना, तो किसी को भी मार देते हैं हम लोग, तो ये मंगरू है। अब ये बेचारे मंगरू, ये बेचारे मंगरू, ओह सॉरी, हाँ ये बेचारे मंगरू। तो ये जो मंगरू है, इसके शरीर में जब अभी ये जिंदा है, कोई भी मनुष्य जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसमें C14 C12 की मात्रा समान रहेगा। मतलब अगर ये जिंदा है तो इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में क्या है, अगर ये मंगरू जिंदा है तो इसके अंदर में दोनों चीज़ है, कार्बन का C14 14, कार्बन का C12, दोनों क्या है, समान संख्या में, समान मात्रा में मौजूद है। अगर हम जिंदा हैं, आप अगर जिंदा हैं, कोई व्यक्ति अगर जिंदा है तो उसके अंदर में कार्बन के 2 अप्रूप C12 12 C14 दोनों समान मात्रा में मौजूद रहता है। लेकिन अगर ये मंगरू की मृत्यु हो जाती है और हम इस मंगरू को अब क्या करते हैं, शमशान में लगा के गाड़ देते हैं, क्योंकि अभी न जलाने की प्रथा आ गई है और मतलब जलाने लगे हैं। लेकिन अभी भी कुछ सभ्यताओं में क्या होती है, इसे गाड़ा जाता है, सबको गाड़ा जाता है। तो क्या हो गया था कि इसी प्रकार इस सब को गाड़ दिया जाता था। तो गाड़ने के बाद जब ये सब निकलता है, सभी नहीं बल्कि कुछ और भी वस्तु, हाँ जैसे गाछ वृक्ष, वो भी तो मतलब उसमें भी तो कार्बन C14 C12 दोनों समान मात्रा में रहता है। कोई मतलब जानवर ले लिए, समझ में आ गया ना, कोई जानवर ले लिए, तो इसी प्रकार जो है मनुष्य हो गया। तो ये जो था सब में C14 और C12 मात्रा समान रहता है। लेकिन जब ये मर गया तो कार्बन C14 कभी खत्म नष्ट नहीं होता है, लेकिन जितना ही जैसे जैसे ये मृत्यु होगा, मतलब समय होते जाएगा, इससे एक चीज़ नष्ट होते जाएगा इसके अंदर से, वो क्या है, कार्बन C12 नष्ट हो जाएगा, कार्बन C12 नष्ट होते जाएगा। तो अब कार्बन ये तो कभी नष्ट नहीं होगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो अब इससे क्या, तो कार्बन C14 विधि से क्या किया जाता है, इस विधि से तो मान लेते हैं कि ये मंगरू बहुत साल पहले मरा है, 5 साल पहले मरा है, ठीक है ना, 5 साल पहले। अब कैसे पता चलेगा 5 साल पहले मरा है, तो इसमें जितना मात्रा था, मान लेते हैं इसमें जो मात्रा है, इसमें जितना मात्रा था C14 उतना ही C12 होना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया, C14 जितना था उतना ही रहा, लेकिन C12 मात्रा घट गया। अब जितना मात्रा घट गया उतना साल पुराना हो गया, वो नए समझे। तो अब क्या है, तो किसी भी शव को या किसी भी मतलब पुरातात्विक वस्तु को धरती के गर्भ से निकालता है, तो वो वस्तु जो प्राप्त होती है हमें, वो वस्तु जो हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, वो वस्तु जो हमें प्राप्त होती है, तो ये कार्बन C14 विधि को इस पर जांच किया जाता है। इसमें C12 C14 की मात्रा कितना है, तो C12 का मात्रा तो घटेगा, लेकिन ये तो घटेगा नहीं। तो अब कितना से ये घट गया, जितना घटेगा इसके तुलना में ये दोनों तो बराबर होता है। जब ये जीवित प्राणी होता है, मतलब कि जैसे पेड़ पौधा हो गया, कोई जानवर हो गया, जैसे कोई जानवर ही था और क्या हो गया, ये मर गया, कोई जानवर ही था और ये मर गया। अब ये जानवर जो मर गया, जानवर जो था, अरे जानवर वही मंगरू लो नहीं यार, जानवर क्यों लें, ये मंगरू था, जब तक ये जिंदा था इसमें सिर्फ दोनों बराबर था। लेकिन मरने के बाद क्या हुआ, ये तो उतना ही रह गया। अगर मान लेते ये 10 था तो ये 10 ही रहेगा, लेकिन ये तो ख़त्म हो जाएगा ना। ये कितना हो गया, ये बच गया 4, इसका मतलब ये 4 बच गया, ये 10 होना चाहिए था, तो ये दोनों तो बराबर होता है। अब 6 घट गया, 6 कहाँ घट गया, तो 6, इसका मतलब 6 जो है ये इससे उड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये 6 वाष्पित उड़ गया है। इसका मतलब ये हुआ, ये 6 क्या है, साल पुराना है। जितना से घट जाएगा उतना साल पुराना ये होगा। तो इस कार्बन C14 विधि क्या है, वैसा विधि जिसमें पुरातात्विक वस्तुओं का
आयु का निर्धारण किया जाता है। वैसा विधि कार्बन C14 विधि क्या? वैसा विधि जिसमें वैसा विधि जिसमें पुरातात्विक वस्तुओं का आयु का निर्धारण किया जाता है कि वो कितना पुराना है, ठीक है ना, कितना पुराना है। उसी के बाद अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ये आपको लगभग कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है, इसलिए हम आपको इस टॉपिक को लाए। तो अब इसके बारे में आपको पता चल गया कि कार्बन C14 विधि में क्या होता है कि चूँकि जब तक मनुष्य जिंदा रहती है, हमें इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो पढ़ा तो रहे हैं, लिखाएंगे नहीं। इसके बारे में आपको खुद से लिखना है कि कार्बन C14 विधि क्या है, वैसा विधि। कार्बन C14 विधि क्या है? कार्बन C14 विधि क्या है? वैसा विधि। कार्बन C14 विधि क्या है? वैसा विधि जिसमें पुरातात्विक वस्तुओं का हमें आयु का निर्धारण, पुरातात्विक वस्तुओं के आयु का निर्धारण किया जाता है। कार्बन C14 विधि क्या है? वैसा विधि जिसमें पुरातात्विक वस्तुओं के आयु का निर्धारण किया जाता है, उसे हम कार्बन C14 विधि कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसके अंतर्गत किसी भी जीवित प्राणी या मनुष्य में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान रहता है, लेकिन मृत्यु के कुछ समय बाद उसमें कार्बन 12 की मात्रा घट जाती है। कार्बन 12 की मात्रा घट जाती है, जबकि कार्बन 14 की मात्रा समान संख्या में रहता है। अब जितना से कार्बन 12 की मात्रा घट जाती है, कार्बन 12 की मात्रा 12 की मात्रा जितना घट जाती है, वह प्राणी उतना ही पुराना माना जाता है। इसी से हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया। क्या समझ में आ गए क्या? कार्बन C14 विधि क्या है? वैसा विधि जिसमें पुरातात्विक वस्तुओं के समय का या आयु का निर्धारण किया जाता है, उसे हम कार्बन C14 विधि कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज करना है कि इस विधि के अंतर्गत किसी भी जीवित प्राणी में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान संख्या में रहता है, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद भी कार्बन 14 की मात्रा उतना ही मौजूद रहती है, लेकिन मृत्यु के बाद इसमें कार्बन 12 की मात्रा घटने लगती है। और जितना से ये घट जाती है, कार्बन की 12 की मात्रा जितना घट जाती है, उतना ही पुराना ये पुरातात्विक वस्तु होती है। बस हो गया। कार्बन C14 विधि क्या है, इसके बारे में आप लिखेंगे और फिर हमें कमेंट में बताएंगे भी, ठीक है। यहाँ सर हमने लिखा। आप लोग पढ़ते तो हैं, आपको तो पता है, कुछ बच्चों को इसमें पता है, जिसे नहीं पता है। हम आपको तो ऑफलाइन पढ़ाई करते थे पहले, और फिर मेरी जॉब होने के कारण हम बाहर शिफ्ट हो गए हैं, चेन्नई शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसके बदले हम आपसे 2 ही चीज़ चाहते हैं। इसे लाइक कीजिए, चैनल तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जाएगा। नहीं कीजिएगा तो नहीं जाएगा, पता नहीं चलेगा बाल सर कब पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ये तो आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर, आप मेरे लिए क्या है, आप लाइक कीजिए और फिर कमेंट में आप वीडियो को कैसा मतलब लग रहा है आपको वो बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए, इससे क्या हम मोटिवेशन मिलती है मुझे और मिलेगी, और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे। आपके नहीं मोटिवेशन मिलने के कारण हम वीडियो लेट हो जाता है बनाने में। अगर मोटिवेशन मुझे मिलेगी और ऊर्जा मुझे लगेगा और बनाने का इच्छा होगी। देखेंगे अभी समय शायद, देखिए आज ड्यूटी हुई थी मेरी, और फिर भी हम जो है ड्यूटी से आके देखिए 10:41 हो रही है रात, और ये अभी तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दिख रही हो तो देखें, और बड़ी, हाँ देखिए 10:41 हो रही है समय, लेकिन अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। वीडियो अपलोड कल करेंगे आपके लिए। रात हो रही है तो आप लोग के लिए हम इतना समय निकाल के आप लोग को पढ़ाते हैं, तो इसीलिए हम आपसे परफॉर्मेंस मांगते हैं कि लाइक कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमें 12 बजे रात तक भी अगर बनाना पड़े, हम आप लोगों को डेली एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं जगेगी। लेकिन हमें कुछ बच्चा, वैसा बच्चा है जिसे पढ़ना तो चाह रहा है वो, लेकिन उसके लिए सब साधन नहीं है। पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है मौजूद। हमने अपने कोचिंग संस्थाओं में कुछ बच्चे को देखा है ऐसा, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए हमें पढ़ाना मजबूरी है।
लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, शायद डेली वीडियो ना बना पाए। डेली चाहते हैं वीडियो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए, हम आपको ये दोनों टॉपिक बताए, इसके बारे में बताए। अब है सिंधु सभ्यता। क्या है सिंधु सभ्यता? क्या वीडियो आप लोग का चालू है या बंद है? थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो चालू है, इस बार बंद नहीं हुआ है, नहीं तो 2 से 3 बार बंद हो गया था, आधा दूर का बन गया था। तो अब इसे मिटाते हैं। देखिए, अब सिंधु सभ्यता क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। देखिए, सिंधु सभ्यता शुरू करते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं इसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली। जो बच्चा अब तक में पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे रिवीजन कीजिए। मैं वीडियो से आप रिवीजन कीजिए, नोट एक्स्ट्रा कुछ लगे इसमें तो आप एक किसी उस हिस्ट्री का पीछे तो ज़रूर आपका पेज बचा होगा, उस पीछे आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिले उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उसे पढ़ लीजिए, बस उतना ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा आपको नहीं दिख रहा है बस कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अब वीडियो देख लीजिए, उससे आपको एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा बादल सर से। और बादल सर से ऐसा ज्ञान मिलेगा कि अब आगे भविष्य में आपको कहीं टेंशन नहीं होगा। चाहे आप आर्ट्स लिए हुए हैं तो आप बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कभी गर्व नहीं कि अपने आप को टेंशन नहीं कीजिएगा, गर्व है आपके, आप आर्ट्स लिए हैं, क्योंकि आर्ट्स पढ़ के ही आप बड़े पदाधिकारी IAS और IPS बन सकते हैं। साइंस, सिर्फ साइंस पढ़ के आप इंजीनियर ही बन सकते हैं। और अभी समझ रहे हैं ना, इंजीनियर पढ़ने वाले बहुत अथाह है, इंजीनियर की डिग्री लेके घास भी चढ़ रहा है। खैर नहीं बोलना चाहेंगे ज़्यादा हम। तो आप मैं भी आर्ट्स लिया हूँ, लेकिन इंटर साइंस थी, लेकिन पुनः मुझे पैसे की परिस्थिति की वजह से आना पड़ा। तो आप लोग ऐसा ना कीजिए, अगर आप लोग आर्ट्स ले लिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और साइंस भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जिसको पैसा है आगे साइंस पढ़ रख के आगे पढ़ने का, हाँ कोई बात नहीं, साइंस पढ़िए, फिर BSc कीजिए, आगे और जाइए तो बहुत अच्छी बात है। आर्ट्स लिए डिमोटिवेट नहीं रहिए, मन से पढ़िए, आप बहुत अच्छा कुछ करेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता अब देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा बहुत दिन से छूट गया था तो इसके कारण से अब नहीं भी बन पा रहा उस तरह से, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम बना सकें सही से मैप को। फिर भी उतना अच्छा ठीक नहीं बना, फिर भी कोशिश कीजिए आप लोग पढ़ने का, ठीक है ना। शायद यहाँ पे हम कुछ ना कुछ गलती की, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ, सिंधु, ये अपना क्या है, इंडिया है, तो हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तो चूँकि यहाँ से एक नदी बहती है, 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 देखेंगे आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ से एक नदी बहती है। ये नदी कौन सा है? सिंधु नदी। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक ना, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अब देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी है। अब देखिएगा सिंधु सभ्यता क्या है, तो वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिएगा आप लोग, जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, जब आपको हम पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये इस प्रकार से जम्मू कश्मीर होते हुए ये ऐसे इस प्रकार से, तो आप थोड़ा गौर करेंगे आप और बताएंगे कि किस प्रकार आपको देखने में लग रहा है। क्या ये आपको लगभग त्रिभुजाकार का दिख रहा है क्या? आप थोड़ा गौर करेंगे, ठीक ना। हाँ, तब और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए, तो आपको लगभग दिख रहा होगा कि किस तरह का है, एक त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है।
देखिएगा। तो सिंधु सभ्यता क्या है, तो यह सभ्यता वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है, वैसा सभ्यता जो लगभग आपको दिख रहा है पूरा एक सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी पूरी नदी के किनारे स्थित है। तो पूरा सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता क्या है, वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो क्या लिख लें, क्या, हाँ लिख लीजिए सर। वैसा सभ्यता जो देखते हैं एक कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक है। वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गई क्या, सिंधु सभ्यता क्या है, वैसा सभ्यता सिंधु सभ्यता कहलाता है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। समझ में आ गई क्या, वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के, एक सिंधु नदी है उसी के आसपास इर्द गिर्द पूरा ये सभ्यता थी और देखने में कैसा है, त्रिभुज के आकार का। तो वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और ये सिंधु सभ्यता जो था देखने में त्रिभुजाकार था। तो सिंधु सभ्यता का आकार कितना था, सिंधु सभ्यता का देखने में कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। और देखिए कितना फैला हुआ है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, इस सिंधु सभ्यता का पूरा का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, पूरा क्षेत्रफल निकाला जाए कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आपके एनसीईआरटी में जो है इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना बोले तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर कितना में फैला हुआ है ये। तो सिंधु सभ्यता जो है ये पूरा जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता क्या है, फैला है। सिंधु सभ्यता कितना लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसकी जानकारी किसने दिया, इस सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया था, इस सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स कब दिया था, 1826 में। तो एक बात और, सिंधु सभ्यता देखने में कैसा है, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का कितना लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बारे में जानकारी किसने दिया था, तो इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने कब दिया था, 1826 में। उसके बाद इसके यहाँ पे खुदाई शुरू हुआ, ठीक है ना। खुदाई कैसे शुरू हुआ था ये भी बताएंगे, लेकिन पहले इतना समझिए। तो इसके बारे में जानकारी किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने। जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था 1826 में, किसी बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। हाँ, उसके बाद इसका सर्वेक्षण, कि सच में ये यहाँ पे है सिंधु सभ्यता नहीं, इसका सर्वेक्षण किसने किया, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण मतलब जांच करना, सही सच बात है या झूठ बात है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। किसने किया था, कनिंघम ने, ठीक है ना, समझ में आया, 1853 में। तो यहाँ पे इसका सर्वेक्षण, एक बात और आ जाती है, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था। तो एक बात और आती है यहाँ पे, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण किसने किया था, तो 1853 में किसने, कनिंघम ने, कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता
कैसी आकार का है, त्रिभुजाकार है। ये कितना वर्ग में फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता क्या है, वैसा सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी जानकारी किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। इसका सर्वेक्षण किसने किया था, कनिंघम ने किया था। किसने किया था, कनिंघम ने, कब, 1853 में। इसका सर्वेक्षण किसने किया था, कनिंघम ने किया, ठीक है ना। उसके बाद सिंधु सभ्यता का नामकरण, कि ये सिंधु सभ्यता है, इसका नामकरण किसने किया था। एक और पूछता है इसमें, नामकरण, तो इसका नामकरण जो था जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल, वहाँ का सुपर एफ लो, मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। देखिएगा नामकरण कौन करता है, जॉन मार्शल ने। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई क्या, सिंधु सभ्यता क्या है, वैसा सभ्यता जो लगभग त्रिभुजाकार जो लगभग दिखने में त्रिभुजाकार आकृति का था, और जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने प्राप्त करती है, कौन देता है, तो जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। इसका जांच किसने किया था, सर्वेक्षण, तो चार्ल्स कनिंघम ने किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में नामकरण किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने इनका नामकरण किया था। फिलहाल आज इतना ही। इसके बाद कल जो है हम लोग सिंधु सभ्यता के विभिन्न, मतलब इसमें सिंधु सभ्यता में कितना नगर था, इसमें से बहुत सारे नगर थे। जो मुख्य नगर था, इस सब नगरों को हम लोग देखेंगे। इस सब नगरों को हम लोग क्या करेंगे, देखने का कोशिश करेंगे। तो इसमें सारे नगर कल देख लेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में सिंधु सभ्यता की बनावट, हड़प्पा सभ्यता की बनावट, इस यहाँ पे स्नागार, अन्नगार और फिर दुर्ग, और उससे ये सब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हम विश्वास करते हैं, भले मेरा लेक्चर 4-5 लेक्चर, 6 लेक्चर हो जाए, 7 लेक्चर भी हो सकता हो जाए, लेकिन मेरा जितना ही रहेगा उतना वेस्ट रहेगा। इन्हें शॉर्टकट पढ़ा के निकलने का मेरा मेथड नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो में। और आज का क्लास इतना ही, ठीक है। आप लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, आप शेयर का ऑप्शन देखिए नीचे, आपकी वीडियो के नीचे में शेयर का ऑप्शन मिलता है, उसे शेयर कीजिए और फिर अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाइए, अपने कुछ दोस्तों को भेजिए और व्हाट्सअप लगाइए, ताकि वो भी देखेगा और वो भी इससे हमारे क्लास से जुड़ेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग जब बार बार देखेंगे और फिर इसमें कमेंट करेंगे, व्यू करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा बनाने का, और मुझे और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए हम बना पाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।